नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी कंपनी की चर्चा करेंगे जो कंपनी पिछले एक साल में करीब करीब कह सकते हैं कि 100% तक की उछाल दिया है स्टॉक प्राइस को लेकर के। और उसके अलावा यदि हम इसकी फंडामेंटल की तरफ स्ट्रेटजी की तरफ देखें, फंडामेंटल स्ट्रेटजी की तरफ देखें तो हमारे सामने निकल के आती है जो वायो वाई के बेसिस पे तो थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है, जबकि क्यू और क्यू भी क्या कहता है, गिरावट कहता है। यदि ये सब के सब गिरावट था तो पिछले एक साल की डेटा बेसिस में 100% की उछाल कैसे हुई स्टॉक को लेकर के, और क्या स्टॉक एक क्रॉस ओवर प्राइस के आसपास बढ़ती नजर आती है। आज की लर्निंग हम यही स्टार्ट करते हैं जहाँ कंपनी में देखा गया कि रिवेन्यू से लेकर के इबिटा तक में करीब करीब 60% के आसपास की रिस्पेक्टिवली गिरावट दर्ज कर। ऐसे ही यदि हम ईयरली डेटा की तरफ देखें तो ईयरली डेटा में कंपनी में ग्रो लेवल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, चाहे हम कंपेयरिंग करें पिछले साल से या उसकी लास्ट डेटा की कवर करके हमारे सामने निकल के आती है जो 30% से लेकर रेवेन्यू में उछाल के साथ साथ नेट इनकम 62% और ईबीटा में करीब करीब 38% के आसपास उछाल आई है। तो आखिर ये स्टॉक कौन सा है और स्टॉक की पोटेंशियल्स जो है वो किस लेवल पे क्रॉसओवर की तरफ बढ़ती नजर आती है, तो चलिए जानते हैं। कहती है अर्बन लिविंग्स रेडिफाइन की बात करती है, कहती है क्राफ्टिंग रिडेम्स और ड्रीम की बात करती है। और इस तरह की कंपनी की बात करें तो कंपनी है अरिहंत। अरिहंत इंफ्रा नाम था पहले, शायद ऐसा ही नाम है कंपनी का। चलिए जानने के प्रयास करते हैं कंपनी को लेकर के। कहती है वर्ल्ड ऑफ अरिहंत, और इनके पास प्रोजेक्ट की बात करें ढेर सारे प्रोजेक्टेड होंगे इनके पास होगी। प्रोजेक्ट के बारे में कहती है होम हेवेंस डिस्कवर अनमेस्ड कंफर्ट इन आवर स्पेस को लेकर कहती है। और ये इनके पास बात करें तो अरिहंत एडविका है, अरिहंत क्लेम्स है, ढेर सारे इनके पास प्रोजेक्ट। जितना हम शायद काउंट करें शायद कम ही पड़ेगा, इतना काउंट हम नहीं कर पाएंगे। फिलहाल जो डेटा देखने को मिलता है हम वही डेटा एक बार प्रेजेंट करने की प्रयास करें। अब आते हैं मार्केट की तरफ, इसके बारे में क्या क्या। जहां मार्केट की करंट प्राइस की सिचुएशन भी देखें तो हमारे सामने 5% से ज़्यादा की उछाल बनी थी। क्या ये उछाल लगातार बनी है या कुछ और संकेत देता है गिरने के बाद? ऐसा तो नहीं था। देखिए दोस्तों, चार्ट की तरफ देखें तो चार्ट में कहते हैं ना, जो इसकी एक ब्रेकआउट होती हुई प्राइस, ये ब्रेकआउट होती हुई प्राइस के आसपास था, इसीलिए मार्केट ने उछाल बनाए। अब यहाँ से क्या यहाँ पे कुछ बड़ी पोटेंशियल की सवाल बनती है या मार्केट को थोड़ा सा गिरावट का संकेत देता है? इसके लिए हमें फंडामेंटल ट्रिक को समझना पड़ेगा। तो समझ में आती है कि बुक वैल्यू केवल 62 रुपये का, इंट्रेंसिक वैल्यू उनके पास अच्छे खासी है, मतलब कह सकते हैं कि इसका 3 गुना के आसपास है। अब आती है सवाल जो क्या कंपनी में भीड़ कितना है, यदि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल में हमने देखा कि कंपनी करती है करीब करीब रियल एस्टेट का कारोबार है। रियल एस्टेट के कारोबार में इनके पास जो कारोबार है उस कारोबार में कहती है हमारे पास क्या क्या है। कहती है 1994 में कंपनी बनी थी और उन्होंने ओवरव्यू के लिए दिया जो हमारे पास रियल एस्टेट्स, साथ में कहती है एकदम हाउसिंग सेगमेंट। उसके अलावा कहती है कि रियल एस्टेट सेगमेंट जहाँ पे लग्जरी फ्लैट्स वाला बनाती है, प्रोजेक्ट करती है। इसके अलावा होटल्स, स्पोर्ट, जिम खाना वगैरह बनाती है। ईपीसी का कामकाज है, जॉइंट वेंचर जेडी और डीएम के हिसाब से काम अरेंजमेंट कामकाज करती है। एसेट्स इनके पास हाई, और कहती है इनके पास यदि मार्केट शेयर की बात करें तो पूरे के पूरे मार्केट शेयर में कहती है कि 13% के आसपास इन द मुंबई में, नवी मुंबई के अंदर, और 5 to 50% इन द मोस्ट माइक्रो तो मार्केट वेयर देयर ऑपरेट की बात करती है। ऑन गोइंग एंड न्यू प्रोजेक्ट की बात करती है, कितने 7 से ज़्यादा कितने प्रोजेक्ट चलती है। लॉन्च उन्होंने 16 लाख स्क्वायर फीट एरिया का कंप्रेजिंग किया था। और ये सब कुछ डेटा है जहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा डेटा अपने शेयर करती नजर आई। इस पर हम उतने डीपली फिलहाल नहीं जाने वाले हैं। हमने बिजनेस मॉडल के बारे में समझा कि आखिर कंपनी का बिजनेस क्या है, रियल एस्टेट और जो इंडस्ट्रीज है उसी में कंपनी का कामकाज। आखिर इंडस्ट्री में जो बाकी कंपनियां हैं उसके यहाँ भीड़ करीब 30 लोगों का है, तो यहाँ भी नियर अबाउट सेम भीड़ है। जबकि हायर टू हायर स्टॉक की प्राइस 417 तक गया था, लोअर 158 तक गया था। क्या यहाँ से स्टॉक की प्राइस दोबारा बूम करेगी? ऑब्वियसली करेगी, जो कि लगातार करती नजर आई है। और फिलहाल इन्होंने अपने ब्रेकआउट को क्या किया है, पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है। मैं सिंपल सब शब्दों में समझूं, जहां अर्निंग पर शेयर करीब 12 रुपये के आसपास, जहां फेस वैल्यू 10 के अकॉर्डिंग 12 रुपये की अर्निंग करती है। इसके पीछे 30 लोगों की भीड़ खड़ी है जिसकी वजह से ये कहता है।
अब यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर में हमने देखा कि यहाँ पे एक दबाव डाला गया है जिसको नाम है डेट टू इक्विटी। यहाँ पे बोरोइंग्स को लेकर के यहाँ पे दबाव बना है और करंट रेशियो का भी आंकड़ा थोड़ा सा ज़्यादा कहता है इसके कंपेरिजन टू डेट टू इक्विटी 0.48 का, जहाँ फिलहाल प्राइस जो है करीब 600% की उछाल के साथ काम किया है। कहाँ से? बुक वैल्यू से। तो आरओसी करीब 16% और आरओई की 29% से ज़्यादा कहता है। यहाँ पे डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी बनता है और मार्केट कैप 1500 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा देती है। अब जब ये सब डेटा देती है तो हमारे सामने कुछ और डेटा के सामने हम करते हैं। जो डेटा हमने यहाँ पे लिया था उसको ट्रेंडिंग व्यू की तरफ हम समझने का प्रयास करें तो क्या कहते हैं। इसके ट्रेंडिंग व्यू में देखा गया कंपनी को लेकर के जो इनकी मैनेजमेंट ने लगातार ग्रोइंग्स कैटेगरी में काम किया। जहाँ कंपनी के पास करीब 65 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो आकर के आज के टाइम में देखने को मिला कितने पर? 83 करोड़ था। तो यहाँ से यहाँ पे गिरावट था, लेकिन इसमें क्या था? गिरावट था। अब ये क्या सवाल था, सोचिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने दो तरह की डेटा को कवर किया। एक तो यहाँ पे देखिए YoY QoQ दोनों गिरावट। प्रॉफिट को लेकर कहती है दोनों क्या था? प्रॉफिट को लेकर दोनों कहते गिरावट। इसका हायर टू हायर प्रॉफिट कभी कंपनी ने बनाया है तो वो था 2024 की मार्च का महीना, जब कंपनी ने अच्छी खासी प्रॉफिट। ऐसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारी समझ में ये आई कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो की कैटेगरी में आती है, शामिल होता है। कहाँ से? 2020 के बाद। बीच में 2019 में थोड़ा सा ज़्यादा जंप किया था, लेकिन ईयर अवार्ड कह सकते हैं जो लगातार कंपनी में सेल्स लगातार बढ़ा है और क्या प्रॉफिट भी बढ़ी है। कहती है हाँ, इसलिए प्रॉफिट भी बढ़ती नज़र आती है कंपनी को लेकर। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर कहती है जो ईयर अवार्ड 18 से 20% की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास कामकाज करती है, जहाँ पे कंपनी ने अभी 2024 में 70 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बुक किया था। का नाम हमेशा कहता हूँ प्रॉफिट बुक्ड किया था। इसके लिए पता है क्या करना होगा हमें? जो यहाँ की चार्ट डेटा है ना, ये चार्ट डेटा एक समरी डेटा है। इस चार्ट डेटा में 3 तरह की डेटा है। एक तो मार्केट, 1 2 3 मार्केट। इसके अलावा की बात करें तो कहती है कंपनी के बिजनेस मॉडल, कंपनी ने क्या किया, रियल एस्टेट का कामकाज था, उन्होंने दिखाया, जो हमने प्रॉफिट बुक किया। तो उसके पीछे का कारण रखेंगे तो हमारे सामने आता है बैलेंस शीट। इसीलिए हमने इसका नाम रखा है R2R और F2T का। क्या करेंगे? R2R और F2T का हम समझने के प्रयास करेंगे, जो कि R2R जो है पार्ट ऑफ द F2T का। या फिर इसको कह सकते हैं, क्या पता है, FT2 का हम टेस्ट करें। चलिए जानते हुए हम समझने के प्रयास करते हैं बैलेंस शीट फिगर को। और बैलेंस शीट फिगर हमारे सामने ये निकल के आई जो कंपनी का ओवरव्यू के तौर पे यदि हम बोरोइंग्स को देखें तो बोरोइंग्स में लगातार क्या किया? इंक्रीज किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? तो इनका जो ये का पार्ट्स होगा, खास करके लोन की लायबिलिटीज़ को लेकर के क्या बढ़ाई है। ऑब्वियसली देखने को मिला कि थोड़ा बहुत करके इनका क्या हुआ है? इंक्रीज करती नज़र आई है। जिससे क्या होता है? जिससे फ़र्क क्या पड़ा? ईपीएस का जो पार्ट है यहाँ पे उसमें दबाव बनती नज़र आई। इसकी वजह से, इसकी वजह से जो भीड़ का आकलन कहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, कि वो असली में क्या है? कम कहता है। वहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यदि मार्केट यदि 10% की भी उछाल करती है, यहाँ से कितनी पे जाएगी? नियरली 37 से 400 को टच कर सकती है, आसानी से कर सकती है। 400 के आसपास टच करती है तो मतलब समझ में ये आती है, जब मार्केट यहाँ से लगता है कि आगे आने वाले समय में 500 से लेकर 600 इसके लिए आसानी से जा सकता है, जो कि इसका चार्ट ट्रेंडिंग की बात कहती है। जहाँ हायर टू हायर को तोड़ना काफ़ी बड़ा काम नहीं है, काफ़ी आसान देखने को मिलती है, जहाँ पे कंपनी ने लगातार इस तरह की ट्रेंडिंग बनाने का प्रयासरत है। और वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम मार्केट में नई चालू हुई है इंटरेस्ट के साथ। वॉल्यूम जैसे आई मार्केट में इंटरेस्ट को दर्शाती है। अब देखिए दूसरी तरफ, एक तो उन्होंने बोरोइंग्स को इंक्रीज किया, दूसरी तरफ क्या किया? उनका पैसा यूटिलाइजेशन कहाँ करती है? कहती यहाँ तो नहीं करती। पैसा यूटिलाइजेशन जाती है अदर एसेट्स के अंदर। आखिर अदर एसेट्स में क्या गई और कहाँ पे अटकी है, और क्या इनके लिए रिस्क फैक्टर भी कहता है? देखिए इस अदर एसेट्स में केवल हमारी ध्यान एक जगह दो जगह पे जाती है। एक तो इन्वेंट्री जिनके पास पड़ा हुआ है, कोई चिंता नहीं है, यदि कुछ रियल एस्टेट में बना के रखा हुआ है, कुछ फ्लैट नहीं बिक रहा है, आज न कल बिकेगा। एक तो पहली बात होती है क्या? उधार आपने बेच तो दिया लेकिन आपके पास पैसे हाथ नहीं आए। जब हाथ में नहीं आए तो इसमें रिस्क बनता है।
रिस्क कितने दिन के लिए बनता है, कितना कौन से डेटर्स हैं, उसका परसेंटेज क्या कहता है, तो कहता है 75 दिन में पैसे आते हैं, जो कि टाइम टू टाइम कंपनी ने इंक्रीज भी किया है और डिक्रीज भी किया। इसको लेकर के डेटर्स डे को लेकर अभी यहाँ पे चिंता की बात नहीं, क्योंकि 75 दिन के अंदर पेमेंट देती है। और यहाँ चिंता की बात एक ये है, तो 104 करोड़ के बेसिस पे यदि हम रिस्क फैक्टर को समझें तो हमारे सामने ये निकल के आती है, जो पूरे के पूरे साल में 504 करोड़ की करती है। 104 करोड़ का इनका डेटर था और मार्केट में 70 करोड़ के नियर अबाउट इनका क्या कहता है, प्रॉफिट के। इन तीनों को आप आंकलन करके देखिए, इसको इसको परसेंटेज देखिए, इसका परसेंटेज देखिए, और इसको इसके परसेंटेज, इसको इन तीनों परसेंटेज नंबर से समझ में आ जाएगी आखिर यहाँ पे चला क्या। अब इसमें सिंपल सी बात मैं बताऊं तो यहाँ पे समझ में ये आई, 70 के गुना हिसाब से देखा है तो एक 1.3, ये कह सकते हैं कि 130% के आसपास की जो प्रॉफिट बुक हुआ है उसके पीछे। जबकि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कहती है करीब करीब कितने के आसपास, करीब करीब कह सकती है, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखा जाए तो 504 करोड़ में 70 करोड़ के आसपास, तो मतलब कितना हुआ, 12.5% के आसपास। 12.5 से 15% मान लेता हूँ, 15% का आंकड़ा ये कहता है, और 130% ये इनके लिए एक चुनौती भरपूर होती है। कई बार हमें स्ट्रॉन्ग पोजीशन और कई बार हमने वीक पोजीशन का आंकड़ा देखा। अब देखिए यहाँ पे इनकी बैलेंस शीट के बारे में हमारे सामने ये निकल के आई, तो टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग इसमें क्या हुआ, इसमें देखने को मिले कि यहाँ से हम ये कंपेयर करें या यहाँ से कंपेयर या पिछले साल से कंपेयर, लगातार क्या हो रही है, एक बुलिश वाली चल रही है। मतलब कहते हैं ना, जब लगातार कुछ अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए तो कैश और शॉर्ट टर्म में करीब 97%। रेस्ट में देखा गया कि यहाँ पे एक स्ट्रांग बात ये कहती है, तो यदि आपकी कोई एसेट्स 15% बढ़ती है और लायबिलिटी आपकी 10% ही बढ़ती है, तो आप क्या हैं, तब भी आप करीब 5% स्ट्रांग बैठे हैं। क्या कहती है, आप स्ट्रांग पोजीशन से ही बैठे हैं। और इसके बारे में एक नज़र और समझने की प्रयास करें, ईयर एंड ईयर बेसिस का यदि हम सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हमारे सामने ये निकल के आती है, जो कंपनी लगातार सेल्स ग्रो की कैटेगरी में आती है, उसी हिसाब से यदि सेल्स करती है तो कई गुणों की रफ्तार से, करीब करीब 4 गुने की रफ्तार से उनका क्या होता है, प्रॉफिट भी इंक्रीज करती नजर आती है कंपेयरिंग विद द सेल्स। जब इतना सब था तो कि स्टॉक की प्राइस भी लगातार बढ़ी, तो मतलब ये है, जो सेल्स भी बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ी और स्टॉक की प्राइस भी बढ़ी, और साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी की रेशियो जो था परसेंटेज, वो नियरली 20% से ज़्यादा हाइक करती नजर आई। मतलब इनके चारों के चारों, मतलब 3 के 3 यदि बैकअप इनको लगातार सपोर्ट दे रहे हैं तो इसमें कुछ सेंटिमेंटल की बात ही नहीं है। और सेंटिमेंटल तो अपने आप ही चलता नज़र आता है, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में करीब करीब एक महीने के दौरान, एक महीने की बात करें तो एक महीने में स्टॉक में करीब जंप की बात करें तो करीब 17%, 6 महीने की बात करें तो करीब 9% की हल्की फुल्की, लेकिन नियर अबाउट यदि एक साल देखें तो नियर 100% के आसपास है। पिछले 5 साल में 700% से ज़्यादा, 750% की उछाल के साथ काम किया, जिसका नाम है अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर्स लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे कंपनी के बारे में देखा, डिविडेंड पे आउट के बारे में देखा, तो डिविडेंड कंपनी क्या कहती है और कंपनी अपने निवेशकों को देती क्या है। इसके अलावा भी यहाँ पे क्या हो रही है, लगातार वॉल्यूम में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, किसकी वजह से, हायर टू हायर को लगातार टच कर रही है। सबकी इसके बारे में सेगमेंट वाइज कुछ डेटा देता है तो कहती है नहीं देता है, कोई बात नहीं, क्योंकि इनका सेगमेंट तो हमें एक बार पता था। क्या करती है कंपनी, रियल एस्टेट से कंपनी का कामकाज है और इस तरह के प्रोजेक्ट इन्होंने डेवलप करती है, चाहे काशी की वासी की प्रोजेक्ट हो, खार अगार अनेक प्रोजेक्ट हो, या अलग अलग प्लेसेस की उनका अलग अलग टावर उन्होंने बना रखा है, और इसका प्रोजेक्ट बात करती नजर आती है। चलिए इसको हम समझते हुए हमने देखा इस कंपनी को क्या कहना चाहता है। यहाँ पे हमने सामने देखा कि यहाँ पे वॉल्यूम एक लगातार उछाल करती हुई आई है और साल में अच्छी खासी कहते हैं जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास ही रही है। देखिए मार्केट ने क्या किया, उसी प्राइस के आसपास आके अटकी जिस प्राइस के आसपास इसकी सपोर्ट थी, यहाँ वाली, यहाँ वाली और यहाँ वाली। जबकि हायर टू हायर की बात करें तो अभी इनके पास रेजिस्टेंस ये बची हुई और रेजिस्टेंस को तोड़ना इनके लिए लगता है थोड़ी सी टाइम की बात है, शायद तोड़ने के लिए कामयाब हो सकती है, क्योंकि मार्केट की
एक अलग पहचान बनाती हुई नजर आती है। दोस्तों मैंने इतनी सारी बातें कह दिया, लेकिन कॉर्पोरेट एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो 24 में कंपनी केवल ₹1.20 का डिविडेंड देती है। उससे पहले 50 पैसे का डिविडेंड पे संतुष्टि करना पड़ा था उनके निवेशकों। और निवेशकों की भी बात करें तो निवेशक कंपनी में नियरली करीब करीब 6,000 7,000 के आसपास निवेशक हैं। और निवेशक की सेटलमेंट ये हुई, जो जहाँ पे 7,000 के आसपास के निवेशक पहुँचे थे, वहाँ निवेशक की भीड़ में थोड़ा सा कमी देखने को मिला। हो सकता है कि मार्केट ने जब थोड़ा सा डीप लिया, क्योंकि FIDI की कोई तादाद नहीं, पब्लिक और प्रमोटर की होल्डिंग भर भर की पड़ी है, जहाँ पे प्रमोटर्स करीब 75% की नियरली पहुंची है, 25% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग कहती है। पब्लिक होल्डिंग में कोई भी 1% से ज़्यादा की होल्डिंग लेके नहीं चल रहा है। अब दूसरी तरफ ये भी देखा कि सेंटिमेंटल क्या कहती है। सेंटिमेंटल फिलहाल यहाँ पे मैनेजमेंट की चेंज हुआ था और ऐसा अपडेट था, रेजिंग ऑफ फंड की बात उन्होंने कहा था। और ये कहा था कि अनाउंसमेंट ऑफ द रेजिंग ऑफ फंड को लेकर कुछ अपडेट आया, और वो क्या अपडेट था हम समझ। कंपनी की तरफ से ये अपडेट आया था 20 तारीख, कब का 20 तारीख को अपडेट आया था। कंपनी ने कहा कि हम कैप्चर सब्जेक्ट टू द पर्सनस ऑफ द रेगुलेशन था, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की बात करती। इन्फॉर्म्ड इंटीमेशन द स्टॉक एक्सचेंज दैट द शेयर होल्डर टू द देयर मीटिंग्स दैट द 20 सितंबर को मीटिंग हुआ था। कहते हैं हैज़ ग्रांटेड देयर द कंसेंट फॉर द इनेबलिंग रेगुलेशन, जो कि पैटर्निंग था उसमें कहती है। मोस्टली मुझे फाइनल ये समझ में आया, जो QIP बेस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या आने वाली है, पब्लिक ऑफरिंग कर रही है कंपनी, और इसके थ्रू कंपनी क्या करेगी, एग्रीगेट अब द 1200 करोड़ का फंड रेज करेगी। मतलब आप समझ में आया कि यहाँ पे अब FI की भूमिका आने वाली है। FIDI की भूमिका अब यहाँ पे, जहाँ पे हम अभी तक देख रहे थे यहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे हमारे सामने वो दिखता नजर आ सकता है। किसके अंदर, निवेशकों के अंदर। दोस्तों इतनी सारी बातों के बाद मैं बताऊं, मैं ना किसी भी स्टॉक को लेकर के ना कोई ट्रेडर्स हूं, ना कोई एडवाइजर्स की बात, ओनली एज ए लर्नर मैं लर्न करता हूं मार्केट में, वो भी लाइव होता है। और जैसा यदि हमारी लर्निंग में आपको कुछ अच्छी पॉइंट नज़र आए तो आप उसको क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और बेटर लर्निंग अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए प्रमोट करना चाहें तो आप ज्वाइन बटन भी क्लिक चल सकते हैं। चलिए, जब हम जान रहे थे इस कंपनी को लेकर के जो क्या क्या आंकड़ा था, उसके बारे में हमने यहाँ देखा कि कंपनी को लेकर के यदि स्टैंड लोन डेटा की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे BSE के ऊपर जब सीधे सीधे देखेंगे, एक जगह पे क्या थी, गिरावट थी, और यहाँ की जो यहाँ पे उछाल की बात नजर आई थी। अब सवाल आता है, जो क्या स्टॉक में नया कुछ PPT कंपनी ने दिया था, कहते हैं हाँ बिल्कुल दिया था। और उसका हम डेटा की तरफ देखें तो कंपनी ने अपनी प्रेजेंटेशन दिया, उसमें कहा कि हमारा क्या है, हम लगातार ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर आते हैं। हमारा वर्ल्ड विलास है, जो कि वर्ल्ड विलास को लेकर के उन्होंने अलग अलग जगह पे उन्होंने बताया, मास्टर्स लेआउट की बात किया है। इसके अलावा कहते हैं कि हमारे पास स्नैपशॉट के अलावा ये कहते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल ओवरव्यू, जहाँ पे हमने वैसे देखा कि हमारे पास YOY के हिसाब से कितना था, QOQ के हिसाब से कितना कंपेयर निकल के आई थी। कंपनी ने सब के सब डेटा यहाँ पे सबमिट किया, जहाँ पे YOY में गिरावट थी, QOQ में गिरावट देखने को मिला था। कंपेयरिंग विद द बोथ, मुझे इनका फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छा लगा, खास करके प्रेजेंटेशन को लेते हुए उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन शामिल कर दी आई। और ये इसका रोज डेटा था, जहाँ पे बिजनेस स्ट्रेटजी की बात करती है, अलग अलग कामकाज हैं। जहाँ पे जोधपुर में इनका कुछ कामकाज देखने कहते हैं। प्रोजेक्ट हमारे पास 3 प्रोजेक्ट जोधपुर में कामकाज कर रही है। इसके अलावा कहते हैं कि हमारे पास 19 प्रोजेक्ट इन द माइक्रो मार्केट के अंदर कंपनी का कामकाज कर रही है। और ये इनकी ऑन गोइंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को लेकर कहती है हमारे पास इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, इसमें हमारा क्या है, अपने तो इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट की बात करते हैं 100%, कुछ में कम किस्म ज़्यादा, ऐसा कुछ इंटरेस्ट की बात करना नहीं, कंपनी ने साझा करती नजर आई है। जहाँ पे कंसोलिडेटेड एज वेल एज द स्टैंड लोन डेटा की उन्होंने बात किया, अच्छा खासा ये प्रेजेंटेशन उन्होंने शेयर करके नजर आई। अब हमने समझने का प्रयास करते हैं इसकी चार्ट बेसिस पे और इसके पीयर्स में क्या होता है। दोस्तों इसके पीयर्स में यदि रियल्टी और कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं, तो इनके पीयर्स में देखा गया कंपनी के DLF, गोदरेज, प्रेस्टीज जैसे कंपनी शामिल है। और इतना ही, जो भीड़ का आकलन यदि करें कंपनी में अर्निंग के बेसिस, अभी भी कंपेयरिंग विद द DLF, कंपेयरिंग विद द गोदरेज प्रॉपर्टीज काफ़ी कम आंकड़ा कहता है। लेकिन फंडामेंटल में तो लास्ट डेटा था वो थोड़ा सा गिरावट का था। लेकिन ओवरऑल हमने क्या देखा,
ओवरऑल इनके पास सेल्स ग्रोथ था, प्रॉफिट ग्रोथ था और स्टॉक सीजीआर जंप थी और रिटर्न ऑन इक्विटी भी जंप देखने को मिला था। अब आते हैं सवालते हुए, जहाँ पे कंपनी की गुड क्वार्टर की बात करती है, रिटर्न लास्ट 5 जो डिलीवरी था, सीजीआर प्राइस वो अच्छी खासी देखने को मिला, गुड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करती है, आरओई की रिटर्न अच्छी खासी देखने को मिला और कंपनी से कैपिटलाइज इंटरेस्ट कॉस्ट की बात क्या है, थोड़ा सा देखने को मिला है। अब आते हैं हम चार्ट को लेकर। चार्ट में आखिर रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरफ हमने देखा और बाकी सारी चीज़ों को देखा, तो कंपनी में ये देखा जा सकता है कि यदि मार्केट ने थोड़ा सा डीप करती है, अच्छे खासे इनके पास सपोर्टिंग लेवल है, जबकि हायर के लिए पूरे के पूरे आसमान खाली है। फिलहाल के लिए कहते हैं अपनी फिलहाल जो रेजिस्टेंस है, अपनी फिलहाल वाली छत को टच कर ले, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अभी जो आंकड़ा था लगातार ब्रेकआउट करने की उम्मीद से चलती आ रही थी और ये क्या किया, अपने ब्रेकआउट को तोड़ा। इसको कहते हैं बेसिकली क्रॉस ओवर द प्राइस, तो प्राइस क्रॉस ओवर भी कह सकते हैं। में एक चीज़ और निकल के आती है, यदि हम उस तरफ देखें तो उसको कहते हैं एक ऐसी स्टॉक की प्राइस जो कि शार्प तरीके से राइज करती नजर आए, मतलब एक, एक अच्छी एक तेजी के साथ राइज करती नजर आए। इस तरह के स्टॉक को हम चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हमने परसेंटेज आप देखा सुपर को लेकर के। दोस्तों, हमने जानने का प्रयास किया कंपनी को लेकर के। अब हमने जब यहाँ पे एक बात रखी थी, तो क्या स्टॉक आगे चल करके 500 से लेकर के 600 तक कारोबार कर सकती है? अब इसलिए हो सकती है जो कि इसके डेटा बेसिस कहती है, मैंने कहा इसके डेटा बेसिस के अकॉर्डिंग कहती है। उनकी क्या कहती है, हायर टू हायर की शार्प राइजिंग की बात करती है। अब सवाल आता है कि गोल्डन रूल हम मार्केट के लिए क्या कहते हैं? गोल्डन रूल हम मार्केट के लिए एक ही रूल हमेशा अप्लाई करते हैं, तो मार्केट में खुद की रिस्क फैक्टर को समझना चाहिए, उसके हिसाब से फाइनेंशियल के हिसाब से, खुद की फाइनेंशियल के हिसाब से, अपनी खुद के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ग्रो लेवल क्या चाहते हैं, उसमें यदि नियर अबाउट द ग्रो के आसपास जाती है, मान लेते हैं मैंने एस्टिमेट किया यहाँ के आसपास, लेकिन मार्केट यहाँ पे ऊपर चल नहीं पाए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेटअप। उसके बाद मार्केट दोबारा डीप जाएगी, डीप जाने पे अच्छा लगता है, दोबारा कर इंटर किया जा सकता है, फिर मार्केट क्या, तो मार्केट की स्ट्रेटजी ऐसे चलती है। इसलिए तो मार्केट में आप जितने मन चाहे उतने ट्रेडिंग कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं और मार्केट की उछाल में आप भी एक ट्रेंडिंग व्यू से फ़ायदा लिया जा सकता है। दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन नहीं था किसी स्टॉक को लेकर के, हमने कंप्लीटली कहा है। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और मिलते हैं कुछ नए स्टडी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ, न्यू कंपनीज के साथ।